नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। बांकीपुर, दतिया और मांझलपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए शांतिपूर्वक मतदान जारी। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था। 3 अगस्त को आने हैं नतीजे। संसद का मानसून सत्र जारी। उच्च सदन में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक। वहीं लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस संशोधन विधेयक चर्चा और पारित करवाने के लिए सूचीबद्ध। बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज पंजाब बंद। विभिन्न कर्मचारी यूनियन और व्यापार मंडलों का बंद को समर्थन। आपातकालीन सेवाएं सामान्य रूप से जारी। कॉमनवेल्थ गेम्स में आज भारत की नजरें कई पदकों पर। नीरज चोपड़ा करेंगे भाला फेंक क्वालिफिकेशन की अगुवाई। रोहित यादव और जसप्रीत सिंह भी पेश करेंगे चुनौती। और आज से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत। मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कांवड़ यात्रा के लिए यूपी, उत्तराखंड समेत दिल्ली में विशेष इंतजाम। आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। बात बिहार की सियासत की, जहां एक सीट है लेकिन दांव पर लगी है कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा। राजधानी पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान चल रहा है। मतदान शुरू हुए 3 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। सुबह 9 बजे तक 4.61% मतदान दर्ज हुआ। करीब 40 साल से बीजेपी के कब्जे वाले बांकीपुर सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प है। मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज सिन्हा, जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और आरजेडी की रेखा कुमारी उर्फ रेखा गुप्ता के बीच है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई ये सीट पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। करीब 3 लाख से ज्यादा जो मतदाता हैं 25 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं आज। इसके लिए 422 मतदान केंद्र बनाए गए, जहां निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। केंद्रीय पुलिस बल की 14 कंपनियों के साथ बिहार पुलिस और सैप के जवानों की तैनाती है। इसके साथ ही हर बूथ की लाइव वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी हो रही है। मतदान के बाद 3 अगस्त को मतगणना होनी है। तो बांकीपुर की सीट, जहां कई दिग्गजों की साख और प्रतिष्ठा दांव पर, मुकाबला त्रिकोणीय है। वहीं दतिया के समीकरण की भी बात की जाए तो भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है। और बांकीपुर की सीट की अगर बात की जाए तो जहां पूरे विपक्ष में आरजेडी पर दारोमदार है कि रेखा गुप्ता को जिस तरह से मैदान में उतारा गया है, तेजस्वी यादव इसकी पूरी अगुवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए यहां पर उदासीन नजर आई। और इसी बाबत प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि जिस तरह से कांग्रेस अपने सहयोगी दल का इस उपचुनाव में उस तरह से साथ नहीं दे रही जैसे देना चाहिए, तो जो छोटे दल हैं उनके लिए ये राजनीतिक जमीन मजबूत करने का और अपने भविष्य को और संवारने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है ये उपचुनाव। अब हालांकि प्रशांत किशोर के लिए भी ये बड़ा मुकाबला है कि उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत के लिए क्या ये लॉन्च पैड साबित होगा, और भाजपा के लिए भी ये प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है बांकीपुर की सीट। और अब रुक करते हैं गुजरात की मांझलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए, जहां वोटिंग चल रही है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के सतीश पटेल और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री भीखाभाई रबारी के बीच सीधा मुकाबला है। विधानसभा क्षेत्र के समीकरण को अगर समझें तो 2,60,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदाता शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। वहीं आज मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दतिया विधानसभा के क्षेत्र में कुल
990 से ज़्यादा मतदान केंद्र बनाए गए। इनमें 186 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और 105 केंद्र शहरी क्षेत्रों में स्थित है। इस सीट पर 2 लाख से ज़्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ये उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद करवाया जा रहा है। दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें धोखाधड़ी के मामले में 3 साल के कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी सदस्यता समाप्त हो गई और ये सीट रिक्त घोषित कर दी गई। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया, जबकि कांग्रेस ने घनश्याम सिंह पर भरोसा जताया है। तो बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मधुरेश इस वक्त जुड़ गए हैं सीधे पटना से। मधुरेश, 3 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है जहां बांकीपुर की जो विधानसभा सीट है वहां पर वोटिंग हो रही है। हालांकि सुबह हमने जो मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने आए थे उनसे बात की, लेकिन सवाल यहाँ बड़ा ये है कि जो त्रिकोणीय मुकाबला है इसमें किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, क्योंकि जहां अपनी राजनीतिक जमीन जो कि अभी मजबूत करने की कोशिश प्रशांत किशोर कर रहे हैं उसको बचाने की कवायद है, वहीं दारोमदार पूरे विपक्ष का तेजस्वी यादव पर भी है। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, बांकीपुर उपचुनाव के लिए जो मतदान है सुबह 7 बजे से शुरू हो गया था और सुबह 9 बजे तक महज 4.61% ही मतदान हो सका है। लेकिन अगर बात करें किसका पलड़ा भारी है, तो पिछले 1995 से लेकर के नितिन नवीन के इस्तीफा देने तक लगातार जो ये सीट है वो बीजेपी के कब्जे में रही है। निश्चित रूप से ऐसे कह सकते हैं कि बीजेपी का गढ़ रहा है जी। और जातीय समीकरण के हिसाब से भी समझे तो ये जो पूरा इलाका है ये बीजेपी को वोट करने के लिए जाने जाने वाले बनिया समूह या फिर जो कायस्थ समाज है उसके लिए वो बहुल इलाका है। तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि बीजेपी यहाँ पे मजबूत स्थिति में। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर भी इस बार जमीन पे बहुत पसीना बहाते हुए दिखे। प्रशांत किशोर जिस तरीके से घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे, इसके अलावा कई जनसभाएं की, रोड शो किया, तो कहीं ना कहीं जो जनता है हो सकता है कि उनके फेवर में भी मतदान कर सकती है। जहां तक बात करें राजद की प्रत्याशी रेखा गुप्ता निश्चित रूप से जमीन पे दिख रही थी, लेकिन उनके समर्थन में कोई बड़ा नेता या फिर तेजस्वी यादव भी लंबे वक्त पर नहीं दिखे। आखिरी के 2 दिन तेजस्वी यादव पटना पहुंचे, जिसके अलावा छोटी मोटी सभाएं की उन्होंने, लेकिन कोई बड़ी जनसभा या कोई बड़ा रोड शो उन्होंने नहीं किया। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा उनका इम्पैक्ट जमीन पे दिख नहीं रहा है। हाँ, अगर विपक्ष की बात करें तो प्रशांत किशोर रेखा गुप्ता से ज्यादा मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। लोगों से बातचीत करने से भी ये चीजें सामने आ रही है। हालांकि देखना ये होगा कि जनता किन मुद्दों को और किन बातों को लेकर के अपना मतदान करती है। जी। अच्छा, एक चीज जो हम लगातार प्रशांत किशोर के बयानों में सुन रहे हैं वो ये है कि कांग्रेस की उदासीनता है अपने कैंडिडेट के प्रति, और तेजस्वी यादव भी अपना जो विदेशी दौरा है उसे कट शॉर्ट कर वापस भले ही आए, लेकिन उस तरह से वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर नहीं आए। तो क्या ये माना जाए मधुरेश की जमीनी हकीकत कुछ और बयान करती है, और जो छोटे दल हैं उनके लिए एक बड़ा अवसर है इस बार का ये बांकीपुर का विधानसभा उपचुनाव? देखिए, एक चीज समझने वाली बात यह है कि जो बांकीपुर है, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था, पारंपरिक सीट रही है बीजेपी की, बीजेपी का गढ़ है। कुल 25 प्रत्याशी इस चुनाव में खड़े हैं, जिसमें बीजेपी के कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा भी हैं, राजद की कैंडिडेट रेखा गुप्ता भी हैं और जनसुराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर भी शामिल हैं। लेकिन जो छोटे दल या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की बात करें तो बहुत इम्पैक्ट डालते हुए इस चुनाव में नहीं दिख रहे हैं। हाँ, जो मुकाबला है वो सीधा सीधा बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच में जरूर दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से मजबूती के साथ जमीन पे उतरी थी, 40 उसके स्टार प्रचारक लगातार जमीन पर उतर करके प्रचार कर रहे थे, जिसमें नितिन नवीन भी शामिल थे जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और पहले
इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी थे। इसके अलावा सीएम सम्राट चौधरी भी और कई केंद्रीय मंत्री, कई जो सांसद हैं वो लगातार जमीन पे उतर करके बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो जैसा कि मैंने कहा था, रेखा गुप्ता के साथ में कोई बड़ा कैंडिडेट या बड़ा चेहरा या बड़ा नेता लास्ट के 2 दिनों तक तो नहीं दिखा। हाँ, आखिरी 2 दिनों में तेजस्वी यादव जब आए तो कुछ हो सकता है कि जादू उनका चला हो, लेकिन बहुत ज्यादा उनका प्रभाव पड़ता हुआ नहीं दिख रहा। एक चीज समझना चाहूंगी आपसे। आप 1995 में जब यहाँ से नितिन नवीन के जो पिता थे, नवीन किशोर सिन्हा, जब वो जीते थे तो कहा जाता है कि बहुत मतलब विधायक बनने के बाद भी बहुत सहज तरीके से वो लोगों से मिलते जुलते थे और जिन समस्याओं को सुनने के लिए जनप्रतिनिधि को चुना जाता है उन समस्याओं को सुन के ग्रास रूट लेवल पर वो लोगों से जुड़ते थे। तो यानी कि जो तमाम समस्याएं इस वक्त अभी बांकीपुर की है, तो ऐसे जनप्रतिनिधि का वहां पर आना जो वहां के मुद्दे को तो देखे ही, लेकिन जैसे सुबह हमारे साथ जो तमाम जिन लोगों ने वोट किया वो कह रहे थे कि विकास भी एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है जिसके लिए उन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। हाँ बिल्कुल, देखिए नितिन नवीन का ये नेचर रहा है, उनके पिताजी का भी ये नेचर रहा था कि वो बहुत सुलभ नेता थे और अगर कोई व्यक्ति रात को 10 बजे 11 बजे भी उनके पिता या उनके पास में जब कभी भी जाया करता था तो निश्चित रूप से उनकी समस्या सुनी जाती थी, भले ही त्वरित समाधान हो ना हो। अगर त्वरित समाधान करने लायक समस्या होती थी तो वो की जाती थी। तो कहीं ना कहीं नितिन नवीन की एक छवि बनी हुई है एक लंबे समय से कि वो एक ऐसे नेता हैं जो सुलभ हैं, कहीं भी अवेलेबल हो जाते हैं, जो समस्या है जनता की वो सुनते हैं और समाधान कराते हैं। तो अब निश्चित रूप से ये जो लिगेसी है ये नीरज कुमार तक उन्होंने ट्रांसफर की है और लगातार जब चुनाव प्रचार में वो घूम रहे थे तो वो इस बात को कह भी रहे थे कि जिस तरीके से मैंने बांकीपुर की सेवा की है, जिस तरीके से मेरे पिता ने बांकीपुर की सेवा की है, वो विश्वास दिला रहे थे कि नीरज कुमार सिन्हा जो है वो भी उसी तरीके से लोगों की समस्या को सुनेंगे और समाधान करेंगे। तो निश्चित रूप से एक वोटर को, एक आम आदमी को कैसा नेता चाहिए? नेता तो ऐसा चाहिए जो उनकी समस्या को सुने और उसका समाधान करे, जो एरिया है उसका विकास करे। और निश्चित रूप से अगर बात की जाए पिछले 2 दशक की तो बांकीपुर की जो तस्वीर है वो बिल्कुल बदली है, बेहद बेहतरीन हुई है और यही कारण है कि जो यहाँ की जनता है वो परिवर्तन हुए हैं बांकीपुर में। और अब इस उपचुनाव के जब नतीजे 3 अगस्त को आएंगे तो देखना होगा कि किस तरह से तमाम वादे जो भी प्रत्याशी कर रहे हैं वो जनता की उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मधुरेश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और न्यूज़ एट 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद न्यूज़ सेशन में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं संसद के मॉनसून सत्र की। दोनों जो सदन है वहां आज अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध है। राज्यसभा की बात करें तो सदन में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को सरकार पारित करवाने की कोशिश करेगी। और केंद्रीय MSME मंत्री जीतन राम मांझी द्वारा पेश किया गया ये बिल मूल रूप से बने MSME विकास अधिनियम 2006 में संशोधन करता है। इस नए बिल का मुख्य उद्देश्य छोटे कारोबारियों को समय पर भुगतान दिलवाना, विवादों का तेजी से निपटारा करना, उनकी लिक्विडिटी की समस्या को हल करना है।
वहीं लोकसभा में आज सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा और पारित करवाने के लिए सूचीबद्ध है। ये विधेयक सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर करने का प्रस्ताव रखता है। सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने जवानों और अधिकारियों को बड़ा भरोसा दिलाया कि ड्यूटी के दौरान ईमानदारी और परिस्थितियों को देखते हुए लिए गए हर सही फैसले के साथ संगठन खड़ा रहेगा। सीआरपीएफ डीजी ने साफ किया कि ऑपरेशन हो या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जवानों के फैसलों की जवाबदेही वो खुद लेंगे। चाहे हमारी ऑपरेशनल बटालियंस हों, चाहे हमारी लॉ एंड ऑर्डर की यूनिट्स हों, आप सभी राष्ट्रहित में, जनहित में, बल हित में जो भी एक्शन लेते हैं जो कि बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में है, उन सभी निर्णयों का और उन सभी एक्शंस का संपूर्ण रूप से बल के प्रमुख के रूप में दायित्व मेरा है। आप अपना काम निर्भय होकर करते रहें। बात अब बरनाला की, जहां सफाई कर्मचारियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज पंजाब बंद है। सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच विभिन्न कर्मचारी यूनियंस, वाल्मीकि समाज और कई सामाजिक संगठनों ने बंद को समर्थन दिया। राज्य में बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। बड़े पैमाने पर बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं। हालांकि आपातकालीन सेवाएं पहले की तरह जारी हैं ताकि आम लोगों को जरूरी सुविधाओं में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि बरनाला लाठीचार्ज की घटना से पूरे समाज में गहरा रोष है। इस बंद को संत समाज, संत मलकीत नाथ जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर भलाई मंच सहित कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों का समर्थन प्राप्त है। वहीं कई व्यापार मंडलों ने भी पंजाब बंद को अपना समर्थन दिया है। धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। मामला भोजशाला परिसर के समीप जुमे की नमाज के लिए स्थान उपलब्ध करवाने की मांग से जुड़ा है। इस विषय पर पिछले दिनों हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग पक्षों की दलीलें रखी गई, लेकिन किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका। अब इस मामले में आगे की सुनवाई पर सभी पक्षों की नजरें टिकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने मुस्लिम पक्ष के लिए विवादित परिसर से लगभग 900 मीटर दूर 40 पीर क्षेत्र में नमाज की व्यवस्था की है। इसके साथ ही 2 अन्य वैकल्पिक स्थलों को भी चिन्हित किया गया। हालांकि याचिकाकर्ता पक्ष का कहना है कि उन्हें भोजशाला परिसर के समीप ही नमाज अदा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और विक्की हड्डल गैंग के 2 मोस्ट वांटेड शूटर्स को शाहबाद डेरी इलाके में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों पर बवाना में जोगिंदर उर्फ काले की हत्या का आरोप है, जिसे विदेश में बैठे गैंगस्टर्स के निर्देश पर अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जांच में गैंग के नेटवर्क, विदेशी हैंडलर्स और अन्य आपराधिक मामलों से जुड़े तार खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने इस कार्रवाई को संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता माना है। मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर जारी गतिरोध अब सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। किसानों की मांग के बीच केंद्र और राज्य सरकार ने सकारात्मक पहल करते हुए समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर मूंग की खरीदारी जारी रखने का आग्रह किया। इसके बाद राज्य सरकार ने भी किसानों के हित में निर्णय लेते हुए मूंग की 60% उपज खरीदने का फैसला किया। इस निर्णय के बाद जो आंदोलनरत किसान थे, उन्होंने देर रात अपना प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा कर दी। सरकार का कहना है कि किसानों के हितों की रक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और संवाद के माध्यम से हर संभव समाधान निकाला जाएगा। बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को आज राष्ट्रपति भवन में विशेष सम्मान मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज छत्तीसगढ़ के बस्तर से पहुंचे प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करेंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में बस्तर पंडुम के 100 विजेता और 125 मांझी चालकी प्रतिनिधि राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे, जहां राष्ट्रपति उनके साथ भोजन करेंगी। इस प्रतिनिधिमंडल में परगना मांझी, चालकी समाज प्रमुख, जनजातीय युवा कलाकार, बस्तर पंडुम 2026 के विजेता और पद्मश्री सम्मानित हस्तियां शामिल हैं। ये मुलाकात बस्तर की लोक संस्कृति, रीति रिवाजों और सामाजिक व्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का अवसर मानी जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये केवल बस्तर नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की गौरवशाली जनजातीय विरासत का सम्मान है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा
कि बदलता बस्तर अब शांति, विकास, शिक्षा, पर्यटन और सांस्कृतिक चेतना की नई पहचान बना रहा है। खबर असम से, जहां बाढ़ संकट के बीच मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के लिए भारी से बहुत भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने तिनसुकिया में ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जबकि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में बारिश का असर असम के कई जिलों पर पड़ सकता है। प्रशासन ने फ्लैश फ्लड, जल भराव, भूस्खलन की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील की। हालांकि राज्य में बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार हुआ, लेकिन अभी भी 7 जिले प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 551 गांव में 3 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में, और चराईदेव, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। 101 राहत शिविरों में 16,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। 3 लोगों के बाढ़ से मौत की पुष्टि हुई, जबकि हजारों पशु प्रभावित हुए। प्रशासन ने लोगों से मौसम संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने और सतर्क रहने की अपील की है। खबर पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सुरक्षा बलों पर हुए एक और बड़े हमले से, जहां हंगू जिले में आतंकवादियों ने एक पुलिस चौकी को निशाना बनाया। इसमें 7 पुलिसकर्मियों की मौत हुई, जबकि जवाबी कार्रवाई में 8 हमलावर मारे गए। हमले में 22 पुलिसकर्मी घायल हुए। पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। फिलहाल किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, और यह हमला ऐसे समय में हुआ जब खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर हमले में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। कुछ दिन पहले टैंक जिले के विस्फोटकों से लदे वाहन के जरिए एक सुरक्षा चौकी पर हमला हुआ, जिसमें सैनिकों, पुलिसकर्मियों, सरकारी कर्मचारियों समेत 15 लोगों की मौत हुई। पाकिस्तान का आरोप है कि खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में बढ़ती आतंकी गतिविधियों के पीछे अफगानिस्तान से संचालित आतंकवादी समूहों का हाथ है, जबकि तालिबान सरकार इन आरोपों से इनकार करती रही है। जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरानी मिसाइल हमले की कोशिश के एक दिन बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसे शक्तिशाली जवाब बताया और कहा कि ये कार्रवाई मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा के लिए की गई है। अमेरिका का दावा है कि ईरान की ओर से दागी गई सभी मिसाइलों को पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया गया। पिछले सप्ताह वार्ता की संभावना के चलते रोके गए अमेरिकी हमलों के बाद ये पहली सीधी सैन्य कार्रवाई है, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। वहीं अमेरिकी हमलों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिकी ठिकानों पर किसी भी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के जो सैनिक हैं वो अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। दूसरी ओर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की जिम्मेदारी ली। कहा, जब तक अमेरिकी धमकियां जारी रहेंगी उनका प्रतिरोध जारी है। साथ ही ईरान ने अमेरिका से भड़काऊ बयानबाजी बंद करने की मांग की है। I'd like to give you a report. I've been briefed. It's a little more of the same, but it's going to be straightening out. It's going to be straightening out. In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but they tried shooting it last night. So we had 5 rockets shot going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard. सैन्य टकराव के साथ आर्थिक मोर्चे पर भी अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ा दिया। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों के बीमा और शुल्क वसूली से जुड़ी 2 कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए। अमेरिका का आरोप है कि ये कंपनियां IRGC के लिए राजस्व जुटा रही थीं और डिजिटल भुगतान के जरिए प्रतिबंधों से बचने में मदद कर रही थी। इसके अलावा ईरानी तेल ढोने वाले कई शिपिंग नेटवर्क और तथाकथित शैडो फ्लीट को भी निशाने पर लिया गया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर बढ़ता तनाव वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार के लिए नई चिंता बनता जा रहा है। बात खेल जगत से। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। पुरुषों की T47 100 मीटर दौड़ में भारत ने स्वर्ण और रजत दोनों पदक जीत लिए। दिलीप महादू ने 10.71 सेकंड का समय लेकर नया रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं मोहम्मद बासिल ने 10.83 सेकंड के समय के साथ रजत पदक जीत लिया। इससे पहले मुरली श्रीशंकर ने पुरुषों की लंबी कूद में ये पदक जीतकर भारत का खाता खोला। इसके साथ ही वो राष्ट्रमंडल खेल में लंबी कूद में 2 पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। 1 स्वर्ण 2 रजत पदक मिलने के बाद भारत के कुल पदकों की संख्या 15
भारत के खाते में अब तक 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदक है। पदक तालिका में भारत 8वें स्थान पर पहुंचा। भारत के लिए अब 3 स्वर्ण पदक मीराबाई चानू, शर्मिला ढाकर और दिलीप महादू गावित ने जीते हैं। और आज से सावन के पावन महीने की शुरुआत हुई है। पहले दिन देश भर के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। विभिन्न राज्यों में प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुचारू दर्शन के लिए विशेष प्रबंध किए। पूरे वातावरण में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। और श्रावण मास के पहले दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने दोनों मंदिरों में विधि विधान से भगवान शिव और बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर मंदिर परिसरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे। और फिलहाल न्यूज़ 18 में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।